बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे अ, एक साथ कनेक्ट हुए हैं उसको पूरा फरमाए और जो लोग हम पे ट्रस्ट करके अपना टाइम निकाल के आए हैं, दुआ है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग अपनी इस नाकिस सी कोशिश को पूरा उतरने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। बाकायदा आगाज से पहले आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि आप लोगों के सीएसएस के हवाले से या पीएमएस के हवाले से या एमपीटी के हवाले से जो भी सवालात हों, आप लोग पहले से ही नोट करके रखें। आपके पास वक्त और ऑप्शंस थोड़े होंगे, ज़ाहिर है ज़्यादा लोग होंगे और इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके लिए टाइम थोड़ा होगा। कोशिश हमारी होगी कि हम हर चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल वे में लेके चलें और सवालात जो हैं आपके वो साथ-साथ मैनेज करें। अगर कहीं किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, तो जिस ग्रुप में भी आप मौजूद हैं, वहाँ के एडमिन को आप अगर अपनी क्वेरी मटेरियल चाहिए हो या आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो या कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो आप एडमिन को बोल सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो जी अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सीएसएस एमपीटी ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सीएसएस से पहले लिया जाता है। हम आज कोई 4-5 चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेजरली हमने एमपीटी को इन डेप्थ लेना है, लेकिन उससे पहले सीएसएस की कुछ बेसिक्स, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है इसका, सब्जेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, एग्ज़ाम प्रोसेस और फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसको मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। उसके बाद ये एग्ज़ाम कैसे हैंडल होगा और लास्ट पे जो 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, ये उमर फ़ारूक साहब आपके साथ शेयर करेंगे। हम सब के प्रोफाइल्स और ये नेम्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। और जो मेजर पोर्शंस ऑफ एमपीटी है और उसके लिए जो नेसेसरी मटेरियल है, वो तैमूर उमर गोंदल साहब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से पार्ट 1 जो है उसके ऊपर बात स्टार्ट करता हूँ, सीएसएस बेसिक्स। जब हम सीएसएस बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है क्या दरअसल। ये सिविल सर्विस में लोगों को डायरेक्ट 17 ग्रेड में फेडरल गवर्नमेंट में रखने के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाता है। अब इस एग्ज़ाम के या सिलेक्शन तक पहुँचने के 3 मेजर मराहल हैं। पहले 2 होते थे, अब 3 हैं। पहला जो है एमपीटी होगा 200 मार्क्स का। उसके बाद फुल एग्ज़ाम होगा आपका रिटन, उसमें कोई 20% ऑब्जेक्टिव है, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ में नहीं होगा और बाकी 80% जो है वो सब्जेक्टिव है और 300 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू होता है। तो इन तीनों चीज़ों को पार करने या पास करने के बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि ये जो एमपीटी है इसको इन डेप्थ तैमूर उमर गोंदल साहब देखेंगे, मैं सीएसएस की बाकी बेसिक्स की बात करूँगा। तो जो 1200 नंबर का एग्ज़ाम है उसमें 600 हो गया कंपल्सरी, 600 हो गया ऑप्शनल। अब 600 कंपल्सरी जो है उसमें 100 मार्क्स का एस्से होता है, इंग्लिश एस्से। एक ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है, कोई 8-10 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उसमें से एक एस्से आपने अटेम्प्ट करना और उसको आपने पास करना है। टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट पेपर यही होता है। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश, प्रेसी और कंपोजिशन। इसके अंदर प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिर कोई
ऑब्जेक्टिव भी हैं, इसमें सिनोनिम एंटोनिम भी आ जाएंगे, इसमें ग्रामर भी आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का एक पैराग्राफ वो भी आ जाएगा। ये एक मिक्स्ड इंग्लिश का पेपर है, प्रपोजिशन और कुछ इस टाइप की और मरूजी भी है। यानी इसमें कोई 50% सब्जेक्टिव होगा और 50% ऑब्जेक्टिव होगा। अब उस ऑब्जेक्टिव के अंदर 20 तो एमसीक्यूज आ जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रामर का ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैं बात कर रहा था, प्रपोजिशन हो गई, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ग्रामर के कुछ और पोर्शंस में से भी कुछ ना कुछ आ सकता है, तो उनको सेट करके वो तकरीबन 30 मार्क्स की मजीद ऑब्जेक्टिव बना देता। तो ये टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। 30 ऑब्जेक्टिव आता है सब्जेक्टिव के पेपर के अंदर और 20 एमसीक्यूज सेपरेट आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज एक पोर्शन का नाम है, यहाँ पे इसमें 3 पेपर होते हैं। ये वो वाला जनरल नॉलेज नहीं है जो पीपीएससी वाले 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव लेते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें सिर्फ 20% ऑब्जेक्टिव आएगा। यानी जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो 100 मार्क्स का पेपर है, ये जनरल नॉलेज का पेपर 1 है। इसमें जनरल साइंस और जनरल मैथ है। पेपर 2 जो है इसका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में क्या होगा, पाकिस्तान के, रीजन के और इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, और फिर पाकिस्तान स्टडीज। ये 3 पेपर जनरल नॉलेज के पोर्शन में आते हैं सीएसएस के अंदर, कंपलसरी हैं सबके लिए, इनमें कोई ऑप्शनल नहीं। और लास्ट पे इस्लामियात है, और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स, ठीक है। तो ये 600 मार्क्स आपके कंपलसरी होंगे। अब हम मूव करते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। अब ऑप्शनल जब चूज करने होते हैं तो वैसे तो ऑप्शनल के 7 ग्रुप्स हैं, और सातों ग्रुप्स में 5-5, 6-6, 8-8 सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। तो ये 50 प्लस में जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो बंदे को समझ नहीं आती कि इसमें से क्या सिलेक्ट करना और कैसे करना। ऑप्शनल की सिलेक्शन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, दूसरा है कि कौन सा करना है जो आपसे रेलिवेंट हो। हमें दोनों चीजों को टेक्निकली देखना है। ये जो इस वक्त आपके सामने 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये 2 ग्रुप्स हैं जिनमें से आप 200 मार्क्स पर ग्रुप, यानी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट एक ग्रुप से ले सकते हैं। ये जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें तो हैं ही सारे 200 के, ये देख लें। इसमें से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया या इकोनॉमिक्स ले लिया या अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग ले लिया, तो दूसरा तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसने कहा कि एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं 200 मार्क्स का। तो ये तो डन हो गया कि एक आपने सब्जेक्ट ले लिया, अगर आप ले सकते हैं, और दैट्स फाइन। अब दूसरा जो ग्रुप है ये सबसे टेक्निकल है। ये वो ग्रुप है जो वाहिद ऐसा ग्रुप है जिसमें से 200 पूरा करने के लिए आप 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है कि मैं प्योर मैथमेटिक्स और स्टैट, ये दोनों मेरे लिए रेलिवेंट हैं, या फिर कोई कहता है अप्लाइड मैथ और प्योर मैथ, ये दोनों रेलिवेंट हैं, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को यहां से 100 मार्क्स के सिलेक्ट करके आप 200 मार्क्स पूरे कर सकते हैं। अगर आप एक लेना चाहें और दूसरा नहीं लेना चाहें तो नो प्रॉब्लम। ये सबसे कमाल का और टेक्निकल ग्रुप नंबर 2 है, जिसमें 200 मार्क्स का आप एक ले सकते हैं, या फिर 100 का एक ले लें, 100 किसी और से जाके पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहां से भी हमने 600 ही पूरा करना है ना एक्चुअल में, ठीक है। और अगर आप इसी में से 2 सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड। दूसरा सब्जेक्ट्स का जो दूसरा ग्रुप है ये सबसे टेक्निकल है। ग्रुप नंबर 3 और 4 देखते हैं। ये है जी एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज है, टाउन प्लानिंग है, अर्बन मैनेजमेंट। तो इनमें आप देख रहे हैं उन्होंने कहा कि एक ही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट को 100 वाले को सिलेक्ट करें तो पूरा हो जाएगा। सेम ग्रुप नंबर 4 है, 5 और 6 भी सेम है, और ग्रुप नंबर 8 में सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा हैं। यहां से भी आप एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा
टेक्निकल जो क्वेश्चन है कि आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो आपने ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट कर देना। आपका जो ग्रेजुएशन में अच्छा सब्जेक्ट था या आपका अपना सब्जेक्ट था, बाज़ औक़ात हमारे लोग होते हैं वो कहते हैं मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो कभी नहीं, लेकिन चलो कर लेंगे तैयार। कंप्यूटर पढ़ा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, या पॉलिटिकल साइंस है लेकिन इसमें नंबर नहीं आते। भाई जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसको पहले रखें, उसको तैयार करना आसान होगा बनिस्बत ऐसे सब्जेक्ट के जो आपका है ही नहीं। पहले दोनों ग्रुप्स को नजर मार के आपने कोशिश करनी है कि कम से कम एक सब्जेक्ट 200 का लाजमी रखें, या फिर इन दोनों ग्रुप्स में से एटलीस्ट 200 नंबर आप अपना सिलेक्ट करके आगे जाएं। आगे फिर क्या होगा, ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री के हैं, ये मैनेजमेंट के हैं, ये वाले कोई नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए और नीचे प्योर साइंस है, और फिर लिटरेचर भी 2 इधर डाल दिए, ठीक है। और ये वाला लॉज का ग्रुप है, ये देख लें, ये भी हर बंदा नहीं पढ़ा हुआ होता। लॉज कौन सा हर बंदा लॉज में इंटरेस्ट रखता है, फिलॉसफी और क्रिमिनोलॉजी उन्होंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। और नंबर 7 में उन्होंने जो लैंग्वेजेस हैं हमारी रीजनल, उनको भी उन्होंने शामिल कर दिया, ठीक है। और इसमें अरेबिक भी शामिल है, ये बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, पर्शियन, और साइड पे उन्होंने 2 साइंस के सब्जेक्ट डाल दिए हैं और 2 न्यू सब्जेक्ट्स उन्होंने डाल दिए हैं, मास कम्युनिकेशन भी इसके अंदर ही है। तो ये है जी आपका टोटल सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 600 मार्क्स इसका कंपलसरी होता है और 600 ऑप्शनल होता है। 7 के सातों ग्रुप्स में से आपने किसी पहले 2 ग्रुप्स को छोड़ के बाकी सबसे आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और पहले ग्रुप में से भी एक और दूसरे में से आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं एलोकेशन प्रोसेस, यानी आपने एमपीटी भी पास कर लिया, आपने 1200 का जो 50% उसका एग्रीगेट भी ले लिया। अब आ जाता है एलोकेशन प्रोसेस, इंटरव्यू भी आपने दे दिया। एलोकेशन से पहले एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो ये 12 ग्रुप्स आपके सामने होते हैं। आपने किसी को 1 कहना है, किसी को 2 कहना है, किसी को 3 कहना है, ये आपकी प्रायोरिटी है। जिस तरह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर 40 सीटें हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 40 लोग जिन्होंने 1 पे पुलिस सर्विस लिखा था, वो एमपीटी भी पास कर गए, रिटर्न भी पास कर गए, इंटरव्यू भी पास कर गए, तो वो 40 के 40 इन 40 सीटों के अगेंस्ट लड़ेंगे। और अगर यहाँ पे 60 हुए तो टॉप के 40 सिलेक्ट हो जाएंगे, नीचे वाले 20 नहीं होंगे। लिहाजा इन सारे ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस देखकर, सारे ग्रुप्स को समझ के, ये नहीं कि जी असिस्टेंट कमिश्नर लगना है तो सारे वहां पे भाग जाएं, वहां पे कंपटीशन बढ़ जाए। आपने अपनी प्रायोरिटी जो है वो जरा सोच समझ के देनी है। बाज़ औकात ये कॉमर्स एंड ट्रेड का ग्रुप हो गया, ये पोस्टल ग्रुप हो गया, रेलवे का हो गया, इनमें मेरिट कम होता है, और कुछ ऊपर वाले जो 4-5 हैं इनमें मेरिट ज्यादा होता है। आपने पहले ही बता देना है कि भाई अगर मैं पास हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैंने किस ग्रुप में जाना है। लिहाजा ये नंबर 1 जो होता है यही आपकी मेन प्रायोरिटी होती है, बाकी तो सारे जस्ट एक आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि इसके अलावा अगर आप इनको रैंकिंग करें तो आप कैसे करेंगे नॉर्मली, बल्कि एग्जैक्टली वही ग्रुप आपका होता है जो आप नंबर 1 पे रखते हैं, ठीक है, उसी के अगेंस्ट आपका मेरिट बनता है। एमपीटी मेजर पोर्शन जो हैं वो तैमूर उमर गोंदल साहब आपके साथ होंगे। मेरे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं आप लिख लीजिए, इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर का एक भरपूर सेशन होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम उनको देखेंगे। मेरी तरफ से तैमूर उमर गोंदल साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह रियाज नदीम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो बेसिक्स थी सीएसएस के हवाले से, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इनिशियल लेवल पे वो एड्रेस किए। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह वो भी क्वेश्चन आंसर सेशन में वो एड्रेस करेंगे। तो मेरे ज़िम्मे जो रियाज नदीम साहब ने पोर्शन लगाया है वो एमपीटी का पोर्शन है।
MPT basically MPT stands for MCQ based preliminary test। CSS में पहले दो ही मेन पार्ट्स थे, एक रिटन टेस्ट होता था और उसके बाद इंटरव्यू होता था। लेकिन जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए और तादाद में ज़्यादा इजाफा हुआ तो FPSC की तरफ से एक तीसरा स्टेप ऐड किया गया। इनफैक्ट ये फर्स्ट स्टेप एज अ फर्स्ट स्टेप आया MPT, यानी एक टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा और ये 200 मार्क्स का टोटल टेस्ट है जिसको पास करना ज़रूरी है। और ये पास इसके जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसका आपके CSS के फाइनल मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये टेस्ट आपको जस्ट एलिजिबल बनाता है CSS मेन टेस्ट के लिए। अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी ये टेस्ट डिफाइन करेगा। दूसरी एलिजिबिलिटीज जितनी भी हैं एज के हवाले से, वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 21 to 30 इयर्स एज है और इसके अलावा दूसरी चीज़ें। लेकिन उन एलिजिबिलिटीज के अलावा एक ये एलिजिबिलिटी आ गई कि आपने MPT पास करना है तो आप एलिजिबल होंगे CSS मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। अभी चूंकि MPT का टाइम स्टार्ट हुआ है और FPSC ने एप्लीकेशंस लेना भी स्टार्ट की हैं, जो कि 28 से अगस्त से स्टार्ट हुई हैं और आई थिंक 12 सितंबर उसकी क्लोजिंग डेट है। और उसके बाद टेस्ट की डेट भी बता दी गई है। तो ये एक ही दिन में टेस्ट होगा जिसके टोटल 200 मार्क्स होंगे और पासिंग मार्क्स जस्ट 33% है। यानी आपने 66 मार्क्स लेने हैं, 67, तो आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे और आप एलिजिबल होंगे CSS मेन एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि इस MPT के लिए मेन कौन कौन से पोर्शंस हैं जिनकी प्रिपरेशन करनी है आपने, जो सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं, और कौन सा पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखता है, कौन सा पोर्शन कम वेटेज रखता है। सबसे पहले ये देखते हैं और फिर इसके बाद हम चलेंगे कि ये प्रिपेयर कहाँ से करना है, इसके सोर्सेज हमें कहाँ कौन कौन से यूटिलाइज करने हैं इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला पोर्शन इसमें इस्लामिक स्टडीज है और साथ में सिविक्स एंड एथिक्स। यहाँ से 20 मार्क्स लिए जाएंगे और ये 20 MCQs इस पोर्शन में से होंगे, सिविक्स, इस्लामिक स्टडीज और एथिक्स में से। फिर जो दूसरा पोर्शन है वो उर्दू का है, उर्दू, और इसमें ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन। उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि ग्रामर यूजेज होगी और ट्रांसलेशन होगी और इसके भी 20 मार्क्स होंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे इंग्लिश आ जाता है जो कि एक मेजर पोर्शन है। अब आप अगर देखें पहले इस्लामिक स्टडीज़ को या उर्दू को, तो टोटल 40 मार्क्स बनते हैं इन दो पोर्शन के, इस्लामिक स्टडीज़ और उसके साथ सिविक्स एंड एथिक्स और साथ में उर्दू। लेकिन इंग्लिश जस्ट वन पोर्शन 50 मार्क्स का है, तो ये हाईली इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और इसमें भी जो आगे सिलेबस है वो वोकेबलरी है, खासकर आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स आते हैं पेपर में, और फिर कुछ सेंटेंस कंप्लीशन आती है, वो भी वोकेबलरी के रिलेटेड होती है। उसमें से भी आपने वोकेबलरी से रिलेटेड जो सूटेबल वर्ड होता है वो बताना होता है। फिर एक ग्रामर यूजेज के क्वेश्चन होंगे और कंप्रीहेंशन के। इन सब को मिला के टोटल 50 मार्क्स आपके इंग्लिश में से लिए जाएंगे और इंग्लिश आपका एक मेजर पोर्शन बन जाता है 50 मार्क्स के साथ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास MPT के लिए है वो है जनरल एबिलिटीज। अब जनरल एबिलिटीज 60 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपका जो सब्जेक्ट है CSS में कंपलसरी सब्जेक्ट जो जनरल साइंस एंड एबिलिटीज वाला, वहाँ से ये पोर्शन है। और इसमें अब आप देखें 60 मार्क्स हैं जिसमें बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज हैं और मेंटल एबिलिटीज। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी जनरल एबिलिटीज में और 60 मार्क्स इसके बनेंगे। और इसके बाद जो फाइनल पोर्शन है हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज जिस तरह आपसे रियाज नदीम साहब ने पहले डिस्कस किया कि CSS कंपलसरी सब्जेक्ट में हमारे पास जनरल नॉलेज के 3 पेपर होते हैं,
एक साइंस का पेपर होता है, एक पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है और एक करंट अफेयर्स का पेपर होता है। अब यहाँ पे यही जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल नॉलेज में शामिल किए गए और इसको 50 मार्क्स का पोर्शन बनाया गया है, जिसमें एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स है और पाकिस्तान अफेयर्स है, और इन तीनों में से क्वेश्चन लेके आपके 50 मार्क्स बनाए जाएंगे। और जब ये सारे पोर्शन कंबाइन किए जाएंगे तो टोटल 200 मार्क्स बनेंगे, और इन 200 मार्क्स में से आपने 66 मार्क्स लेने हैं, 67 मार्क्स लेने हैं, तो आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखें जनरल एबिलिटी 60 मार्क्स हैं, जीके 50 मार्क्स हैं। अगर आप इन जिसके ये दो पोर्शन ही अच्छे हैं तो ये टोटल 110 है, वो इस इन दो पोर्शन में से ही मार्क्स ले सकता है। सेम आप अगर इंग्लिश को शामिल करें यहाँ पे और साथ में जनरल एबिलिटीज या जीके, तो यहाँ इन तीनों के मिला के काफी मार्क्स है, तो आप इन तीनों को मिला के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। और एमपीटी एज सच मुश्किल नहीं है अभी तक, क्योंकि क्यों अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, 2-3 साल हुए इसको आए हुए, तो अभी इतना उन्होंने मुश्किल नहीं बनाया इसको, और मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आने वाले सालों में जो प्लान है उनका, वो इसको मजीद मुश्किल भी करेंगे, और हो सकता है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी बढ़ा दें। जो अभी 33% है, हो सकता है ये वो 40% पे ले जाए, 50 पे ले जाएं। लेकिन ये अभी आने वाले सालों में हो सकता है। इस साल के लिए आपके वही पासिंग मार्क्स हैं जो ऑलरेडी बता दिए गए हैं। ये मेन हमारे पास एमपीटी है, और अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इस पोर्शन को खासकर जो हमारा एमपीटी है उसको प्रिपेयर कहाँ से करना है? जनरल आपके पास ओवरव्यू ऑलरेडी होगा, कुछ लोग आप में से अपीयर हो रहे हैं, हमारे जो वन पेपर एग्जाम्स हैं एफपीएससी के या पीपीएससी के, उनको आइडिया होता है कि वन पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से एरियाज को कवर करना होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एरियाज दिए गए हैं तो आपने उन एरियाज को फोकस करना है और उन एरियाज को ही प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप ये एमपीटी को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज करके आप एमपीटी को अच्छे अंदाज में प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज को देखा जाए तो इस्लामिक स्टडीज के लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज कंसल्ट कर सकते हैं। और बल्कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एमपीटी गाइड अवेलेबल है, आप उसको देख लें तो ये कुछ जो पोर्शंस हैं वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा चूंकि लोगों के पास अगर गाइड नहीं है तो भी उस हवाले से मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, और ज्यादा फोकस मेरा ऑनलाइन सोर्सेज पे है कि आपको ज्यादा बुक्स ना खरीदनी पड़े, ऑनलाइन सोर्सेज से ही आप प्रिपेयर कर लें। और ऑनलाइन सोर्सेज जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी भी मिलती है, आपको जो है क्विज सॉल्व करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो वहाँ से आप अच्छे अंदाज में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज के लिए ऑनलाइन सोर्सेज में पाक एमसीक्यूज एक अच्छी वेबसाइट है, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन। और इसके साथ आप कोशिश करें कि जो सीएसएस के पास्ट पेपर हैं इस्लामिक स्टडीज के, उनमें जो एमसीक्यूज आए हैं उनको लाजमी सॉल्व करें इस टेस्ट में जाने से पहले। अगर आप वो सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप देखेंगे वहां से ही आ गए हैं आपके इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन में। इसके बाद 20 मार्क्स के लिए उर्दू का पोर्शन है, और उर्दू के पोर्शन में आप कोशिश करें कि जो इंटरमीडिएट लेवल पे उर्दू ग्रामर की बुक्स हैं, अगर आप कोई बुक ले लेते हैं इंटरमीडिएट की ग्रामर की बुक, तो वहाँ से आप ग्रामर यूजेज अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। और ये इसमें ग्रामर होती है, और फिर जो दूसरे इसमें पोर्शन आ सकता है वो कुछ मुहावरे हैं, ज़रबुल इम्साल है, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये कर लें, या अगर आपके पास जो कारवान की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है किसी के पास, तो उसमें एक उर्दू का पोर्शन दिया गया है, कुछ पेजेस हैं, आप वो अगर पेजेस प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहाँ से भी आप उर्दू के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
फिर इसके बाद हमारे पास मेन पोर्शन इंग्लिश का पोर्शन है, जो कि एमपीटी के लिए भी और खासकर आपका जो आने वाला मेन एग्जाम होगा, आपका प्रेसिस का जो पेपर होगा कंपोजिशन का, उसमें 20 मार्क्स के उस पेपर में भी 20 मार्क्स के आपके पास वोकेबलरी के क्वेश्चन होंगे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो आपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे अंदाज में प्रिपेयर करने हैं, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। एग्ज़ाम वीडा है आपके पास, इसके अलावा आप इवन पाक एमसीक्यूज है, और मैं भी एक इस हवाले से एक वेबसाइट जल्द ही लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है नेक्स्ट 10 से 15 दिन में वेबसाइट आ जाए। तो उसमें मैंने कोशिश कर रहा हूं कि जो मोस्ट रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएं उसी वेबसाइट पे, ताकि ज़्यादा आपको जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ ना जाना पड़े और रेलेवेंट चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं। इसके अलावा इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपके, खासकर जो चेंज ऑफ वॉइस है वहाँ वो हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लें किसी भी वेबसाइट पे, एग्जाम वीडा पे ये पोर्शन अच्छे दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनके अलावा इसमें जो यूज ऑफ प्रेपोजिशंस है या जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आप करेंगे, वो भी आपके पास एग्जाम वीडा पे अवेलेबल हैं, आपके पास पाक एमसीक्यूज पे अवेलेबल हैं, और भी काफ़ी सोर्सेज हैं जहाँ से आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम वीडा एक बेस्ट सोर्स है, और जो मैं ने आपको ऑलरेडी बताया है कि वेबसाइट आपके साथ शेयर करूंगा, वो आने वाले 10 से 15 दिन, होपफुली 15 सितंबर से पहले पहले मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वो फाइनल स्टेजेस पे है। तो वो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा। फिर आ जाते हैं जनरल एबिलिटी पे। जनरल एबिलिटी के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास जो हमारे स्कूलों के सब्जेक्ट हैं मैथ का, खासकर ग्रेड 6, 7, 8 की मैथ अगर आप कर लें तो आपका इस पोर्शन का मेजर जो है क्वेश्चन वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज पे अवेलेबल हैं, एग्जाम वीडा है, इंडिया बिक्स है, और एक और वेबसाइट है competit.com। अगर आप इन पे इसको प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगी। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं तो वो कैटेगरी होगी, जैसे आपके पास अलजबरा की है तो वो कैटेगरी अलहदा होगी, आपके पास एलसीएम है, एचसीएफ है, उसकी कैटेगरी अलहदा होगी, आपके पास अगर इंटरेस्ट रेट रिलेटेड क्वेश्चन है वो अलहदा होगी, रेशो प्रोपोर्शन अलहदा होगी। तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें पोर्शन वाइज कर सकते हैं। और इस हवाले से मैंने कुछ वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मेजर पोर्शन है ईडीएस का, और ईडीएस में आप जो मियां शफीक की बुक है उस पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो प्रिपेयर कर लें। मियां शफीक की एमसीक्यूज बुक है ईडीएस के हवाले से, अगर वो कर लें तो वो जस्ट वन बुक ही इनफ है। इसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज आप जो पहले मैंने डिस्कस किए वही ऑनलाइन सोर्सेज है, वहाँ पे ईडीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ से करें। और फिर मेरे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपने रियाज नदीम साहब से कांटेक्ट कर लेना है, मैं इनके साथ शेयर किए हुए हैं, मैं दोबारा कर दूंगा। तो वो नोट्स अगर आप कर लें, उसमें जो जो चीज़ें ईडीएस से रिलेटेड हैं वो कर लें, तो आपका मेजर पोर्शन वहाँ से ही हो जाएगा ईडीएस का, और आप इस पोर्शन में भी अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए मैं एग्ज़ाम से पहले नोट शेयर करता होता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जो एफआईए के एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह हुए एफपीएससी के, उससे पहले नोट्स शेयर किए थे, और इनफैक्ट मैं एमपीटी से पहले भी अपडेटेड फाइल शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप सबको मिल जाएगी। और आप उसको उसमें मोस्ट रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं वो कोशिश करता हूँ कि वही शामिल हो। एक्सेसिव मटेरियल भी ना हो कि ज़्यादा मटेरियल में आप लोग ज़्यादा मटेरियल को करते करते जो मेजर पोर्शन है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस कर जाएं।
तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता हूँ उन नोट्स में, और उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इवन जो लास्ट अभी पंजाब में पीएमएस का एग्ज़ाम हुआ है, मेरे नोट्स में से ही जो करंट अफेयर का पोर्शन था उसमें उसके ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद थे मेरे नोट्स में। तो वो भी आपको मिल जाएँगे, और वो इवन मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पे ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ साथ-साथ। और फिर ऑनलाइन सोर्सेज़ आप कर सकते हैं जिसमें पाक एमसीक्यूज़ है या एग्ज़ाम वीडा, वहाँ पे करंट अफेयर्स है, लेकिन उनको आपने वेरीफ़ाई साथ-साथ करते रहना है कि करंट अफेयर्स कुछ एक जो चेंजिंग नेचर के क्वेश्चन होते हैं, चेंजेज़ आ जाती हैं, उनको साथ-साथ वेरीफ़ाई करते रहें तो वो बेहतर रहेंगे। कुछ स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जिस तरह अगर वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ कब हुई, तो वो अब स्टैटिक है, वो आपके पास अ, वही डेट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो चेंज होता रहेगा। तो ये चीज़ें आप जो चेंजिंग नेचर के क्वेश्चन हैं उनको, या आपके पास मटेरियल है, उसको साथ-साथ रिविज़िट करते रहें और री-वेरीफ़ाई करते रहें, ताकि जो भी उसमें चेंज आए वो आप साथ-साथ नोट डाउन करके उसको प्रिपेयर कर लें। और पाकिस्तान अफ़ेयर्स के लिए मैं वही सजेस्ट करूँगा कि जो मेरे नोट्स हैं जनरल नॉलेज के, उसमें जो पाकिस्तान अफ़ेयर्स का पोर्शन है, आप वो कंप्लीटली कर लें, तो ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा पाकिस्तान अफ़ेयर्स का। और इसमें भी आपका जो जितने भी क्वेश्चन हैं होपफुली वहाँ उन नोट्स में मौजूद होंगे। और थोड़े से कुछ पेजेज़ हैं उसमें 25 टू 30 पेजेज़ हैं जिस पे ये पोर्शन है, और वो अगर आप पेजेज़ कर लेते हैं तो ये पोर्शन आपका बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेन चीज़ें थी हमारी एमपीटी से रिलेटेड, एमपीटी की सिलेबस और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन के हवाले से मटेरियल कहाँ से लिया जाए। मज़ीद जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उसमें आंसर करूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, वो आप नोट डाउन कर लें, और जैसे ही अ, अभी उमर साहब आपको डिटेल में चीज़ें दूसरी बताते हैं अपने हवाले से, तो वो एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, उस स्ट्रैटेजी के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं तमाम आपके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे एमपीटी से रिलेटेड, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके आंसर मिल जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन के स्टार्ट में मैं आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस जर्नी ऑफ सीएसएस। आप सब लोग जिस काम के लिए एफर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रूली वेरी प्रॉमिसिंग इन नेचर। तो एक बात जो मैं बिल्कुल शुरू में कहना चाहूँगा कि जब आप इसको करने के लिए आप इसको इन हो गए हैं आप, तो इसको आप रिलीजियसली और इसको होल हार्टेडली आप इसको कीजिएगा कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ, अनटिल और अनलेस आप इस चीज़ को आप एक पूरी कमिटमेंट के साथ और एक पैशन के साथ जब तक नहीं करेंगे, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल to clear this examination. But at the same time, if you go with a proper planning, hard work, consistency, and smart working, so I will say that it is very much doable. लोगों ने किया है आपके सामने, बड़ी एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस लोगों की आपको नज़र आती है। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लोग होते हैं और वो अपना बनवाते हैं इसमें और करके दिखाते हैं। तो इट इज़ वेरी मच डूएबल, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। जो मुझे आपको कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी हैं वो हैं कि इसको हम कम से कम वक्त में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है एनालाइज द सिलेबस। कि आप सिलेबस को सबसे पहले देखें। आप शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन इट इज़ वेरी मच ट्रू कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स बहुत से ऐसे होते हैं जो पेपर में बैठ जाते हैं और उन्होंने एक दफ़ा भी सिलेबस को गो थ्रू नहीं किया होता। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू।
फॉर मैनी कैंडिडेट्स। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो सिलेबस देखना है, चाहे वो एमपीटी है, चाहे वो सीएसएस है या कोई भी और एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो जो आपको कॉम्प्रीहेंड करनी है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, एनालाइज करनी है, दैट इज़ सिलेबस। उसका एक एक वर्ड जो है वो मैटर करता है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो क्या है, सिलेबस को आप एनालाइज करें। इररिलेवेंट चीज़ों में नहीं जाना आपने। उर्दू में अगर उन्होंने फॉर इंस्टेंस आपको कहा है कि ग्रामर देखेंगे हम, तो वो ग्रामर ही पूछेगा, वो ग्रामर से रेलिवेंट चीज़ें ही होंगी। फिर आपको उसमें पोइट्री की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उर्दू की हिस्ट्री इसने मेंशन कर दी है, जो कि है नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको वहाँ हिस्ट्री लिखी हुई नज़र आती है कि भाई वो कह रहा है कि हिस्ट्री पूछूंगा मैं, तो फिर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अदरवाइज आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो जो मेन बात है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को एक दफ़ा एनालाइज करें, उसको देखें, वर्ड बाय वर्ड उसको कॉम्प्रीहेंड करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि एग्ज़ामिनर जो है वो क्या चीज़ें आपसे पूछने जा रहा है। और सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ें थोड़ी सी वो मिक्स हुई हुई हैं यहाँ स्लाइड के अंदर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि एक रियलिस्टिक जो है वो टाइम टेबल बनाएं आप। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने का क्या मतलब है, अब ये जो स्लाइड दी हुई है इसको आप छोड़ के मेरी आप बात पे फोकस करें। ये असल में ये थोड़ा ये अरोनियस है इसमें प्रेजेंटेशन। मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, ठीक है, ये एक नेक्स्ट हेडिंग है इसकी। रियलिस्टिक टाइम टेबल से क्या मुराद है, कैंडिडेट्स होता ये है कि करते इस तरह से हैं कि आपको आज आपने बड़ा मोटिवेशन के साथ आपने सीएसएस के लिए तैयारी शुरू की, एमपीटी के लिए तैयारी शुरू की, आपने फटाफट टाइम टेबल बनाया और आपने जनाब लिखा कि आज मैं 2 चैप्टर करूँगा, कल भी 2 करूँगा एंड सो ऑन, और 1 हफ्ते में मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, या 3 दिन में या 4 दिन में। आज तो आप उसको मुमकिन है कि आप उसको 1 चैप्टर कर ही लें, लेकिन कल परसों तरसों जो है वो आपका एनर्जी लेवल वो नहीं रहेगा, और इवेंचुअली क्या होगा, वो सारा डिज़ास्ट्रस एक प्लान साबित हो सकता है। तो इसका आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल, हकीकत पसंद आना एक टाइम टेबल बनाना है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं जितने टाइम में, उस तरह का आपने टाइम टेबल बनाना है। ना इस तरह का हो कि आपका कवर ही ना हो रहा हो, और ना ही इस तरह से कि उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट आप उसमें ऐड कर दें कि जिस पे आपके लिए अमल करना पॉसिबल ही ना हो। फर्दर इसमें जब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाया जाए, तो उसमें शॉर्ट गोल्स रखने हैं आपने, उसको डिवाइड एंड कंकर जो रूल है वो अप्लाई करते हुए आपने अपने गोल्स को शॉर्ट कर लेना है। फॉर इंस्टेंस आप देखते हैं कि हमारे पास जो है वोकैबुलरी है, वो आपका गोल है जी, आपने 1000 वर्ड जो है वो आपने करने हैं। तो 1000 वर्ड्स जो है जीआरई लेवल की जो वोकैबुलरी है वो एक बड़ा एक ह्यूज एक टास्क है एक मिनिमम टाइम में करने का। लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे उसको हम कर लेते हैं हम कि 20 डेज़ में हम इसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको जो है 50 जो है वो डेली अगर हम करें तो 1000 जो है वो 20 डेज़ में हो जाएंगे। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप 50 बनाएं, 50 करें उसको आप, उसके बाद 50 को भी आप 5 नमाज़ों के साथ आप उसे, ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 5 टाइम ही करें, लेकिन आप 3 या 4 मुख्तलिफ चंक्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ये कर लें कि जी मैं हर नमाज के साथ इसके 10 वोकैब वर्ड्स हम करेंगे, तो आपके वो दिन में 50 वर्ड जो हैं वो आपके हो जाएंगे। इसको फर्दर अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो नमाज से आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले आप उसको क्विकली आप 5 वर्ड्स करें, नमाज के बाद 5 वर्ड्स कर लें, तो वो आपके मज़ीद सिंपलर फॉर्म में आपका टारगेट हो जाएगा। तो आपका कोई भी टास्क हो आपका, तो उसको आपने ब्रेक डाउन कर लेना है छोटे छोटे टारगेट्स में, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आप, तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम जो है बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम रह जाएगी और बड़ी जल्दी आपका जो है वो कवर होगा। उसके बाद हम आते हैं कि फेयर टाइम देना है सब सब्जेक्ट्स को। होता ये है कि हमारा नेचुरली जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, ज़्यादातर हमारा जो है झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे की इंग्लिश अच्छी है, तो उसके टाइम टेबल में हो सकता है आपको जो एक मेजर चंक है टाइम एलोकेशन का, वो इंग्लिश ही नज़र आए आपको। एक दिन वो प्रपोजिशन कर रहा है, एक दिन वो करेक्शन कर रहा है, एक दिन इडियम्स कर रहा है,
एंड सो ऑन। और अगर उसका मैथमेटिक्स वीक है तो एन मुमकिन है कि उसने मैथ्स को लास्ट पे रखा हो और वो भी वो ना कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जुडिशियस एक एलोकेशन होनी चाहिए, एक फेयर एलोकेशन होनी चाहिए सब सब्जेक्ट्स के लिए एज पर देयर मार्क्स आर गिवन इन द सिलेबस। अगर किसी एक टॉपिक के किसी एक सब्जेक्ट के मतलब 20 मार्क्स हैं और दूसरे के 80 मार्क्स हैं, तो आप 80 वाले को आप 80% टाइम देंगे, आप 20 वाले को 20% टाइम देंगे। ये नहीं है कि आपने 20 वाला आपको अच्छा आता है तो आप उसको 80% जितना टाइम दे दें और 80% के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको लाजमी याद रखना चाहिए। ये एक एक बड़ा एक मैं गोल्ड स्टैंडर्ड आपको टिप देने वाला हूँ कि आपने जो टाइम फिक्स किया होगा सब्जेक्ट्स के लिए, आपने बड़ा सख्ती से उसको रिलीजियसली आपने फॉलो करना है। फॉर इंस्टेंस, आपने सेट किया है कि 7 से 8 बजे तक मैंने उर्दू करनी है, 8 से 9 तक मैंने इंग्लिश करनी है, मिसाल दे रहा हूँ जस्ट एक, और 9 से 10 तक मैथ करना है। तो आपका अगर 7 से 8 तक आपकी उर्दू कंप्लीट नहीं हुई तो उसको लिंगर ऑन करते हुए आपने ये नहीं करना कि 8 से 9, 9 से 10 जो है उसका टाइम, बाकी सब्जेक्ट का टाइम जो है सेक्रीफाइस हो जाए। ऐसा कतई नहीं करना आपने। ऐसा करेंगे तो कभी भी आपका सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। आपका 8 बजे का अगर कमिटमेंट है तो आपने 8 बजे उसको क्लोज कर देना है, चाहे वो 10% हुआ है, 20% हुआ है, 30% हुआ है, वट एवर। टाइम टेबल के मुताबिक जो आपका जो शेड्यूल है आपने उसको बड़ा स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। उसके बाद जैसे अगले सब्जेक्ट का टाइम शुरू होगा तो आपने उसको आपने शुरू कर लेना है। ये एक मैं आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ये एक मैं आपको मेजर एलिमेंट बता रहा हूँ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो फेलियर का शिकार होते हैं। हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसको शुरू करते हैं तो करते ही रहते हैं, वो 2-2 दिन तक चलती रहती है, जबकि उसके सिलेबस के मुताबिक वो सिर्फ 20 मार्क्स की होती है और हम उसके लिए हम 80 मार्क्स का हम जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, आई विल बी बैक विद इन हाफ अ मिनट। जी सॉरी, मुझे ज़रा जाना पड़ा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो टाइम आपने एलोकेट किया है सिलेबस में आपने वही टाइम देना है, उसके अलावा आपने टाइम नहीं देना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आपकी अचीवमेंट होगी अगर आप उसको अपने टाइम को कमिटमेंट के साथ आप उसको देते हैं, उसके अलावा टाइम नहीं देते। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो ये है कि क्वालिटी डिस्कशंस होनी चाहिए आपकी। जब आप एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो कोई भी आपकी यूजलेस टॉक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे पढ़ा है और उसके बाद 2 घंटे किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठ गए हैं जहाँ पर सिर्फ मैच की डिस्कशन हो रही है या किसी ड्रामे के बारे में हो रही है या एक यूजलेस किस्म की एक वो कह लें आपके बस लेजर टाइम को सिर्फ टाइम के लिए किया जा रहा है, एंजॉयमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है। आपका फ्री टाइम की जो यूटिलाइजेशन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग योर लेजर टाइम। उसको आप बड़े इफ़ेक्टिवली करें। आप कोशिश करें ऐसे दोस्तों के साथ आप बैठें जिनका सेम गोल हो और वो लिटरेरी पर्सन हो। उनकी गपशप के अंदर भी आपको कोई अशार मिले, अच्छे अशार सुनने को मिलें, कोई करंट अफेयर्स पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपको सुनने को मिले, उनका कोई एनालिसिस आपको एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एनालिसिस आपको सुनने को मिले। तो आपका जो ये लेजर टाइम है, जो फ्री टाइम है, वो आप कैसे स्पेंड करते हैं दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि आप अपना जो है वो डिस्कशंस जो हैं वो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद है जी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मैं समझा पाया हूँगा। यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं ये कहूँगा कि इस दौरानिए में आपने कोशिश करनी है कि अपनी फैमिली को एक मुनासिब टाइम देना। आपने बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं होना, आपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना। वो एक उल्टा एक स्ट्रेस बन जाएगा आपके लिए। तो आप एक रीज़नेबल टाइम आप उनको ज़रूर दें, लेकिन आप वो एक टिपिकल वो जो
चलती हैं फैमिली में चीज़ें या दोस्तों के अंदर कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, चाचा ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, उन चीज़ों में आपने नहीं जाना। तो अपना एक पॉजिटिव सा एक जेस्चर आपने रखना है। उसके बाद है जी न्यूज़पेपर्स है वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जिस तरह किसी गाड़ी के लिए जो है वो टायर ज़रूरी है मूव करने के लिए, तो किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा, ये मेरे मानने में नहीं आती बात कि जो करंट अफेयर से जो वाकिफ़ ना हो और वो ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर कर जाए। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि आपको जो है करंट अफेयर्स पे अच्छी खासी ग्रिप हो, और उस ग्रिप के लिए ज़रूरी है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पैरेलल आपकी सही हो रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप वोकैबुलरी लर्न कर रहे होते हैं, आप क्रिटिकल एनालिसिस देख रहे होते हैं, आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो रही होती है। आपकी अगर जब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल की, जब आप रीडिंग स्किल डेवलप हो रही होती है तो आपकी राइटिंग स्किल भी ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो रही होती है। और न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही होती हैं उसी से रेलिवेंट चीज़ें ही आपके एमसीक्यूज़ में भी आ रही होती हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस न्यूज़ में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है लाइक बेरूत में, जिस तरह से वो लेबनान में बेरूत में जो हुए थे वो ब्लास्ट हुए थे, तो ऐन मुमकिन है वो बेरूत से रिलेटेड को पूछ ले, उसकी जोग्राफी के बारे में पूछ ले कि इसका ये किस जगह पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, एंड दिस एंड दैट। तो न्यूज़पेपर इज़ क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसको आपने केयरफुली देखना। आपने न्यूज़पेपर पढ़ने का इंशाल्लाह भी टाइम थोड़ा शॉर्ट है। इंशाल्लाह जब आपका कोई सेशन प्रॉपर इसमें आगे शुरू होता है तो आपको, वैसे यूट्यूब पे भी आपको इसमें गाइडलाइन मिल जाएगी, लेकिन हमारे भी इंशाल्लाह होपफुली रियाज भाई वगैरह इसमें गाइड करेंगे आपको कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है और किस तरह से उसमें हम उसमें जो डाटा है वो जो अपना फैच कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डाटा। देन हमारे पास है जी पास पेपर्स। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पास पेपर्स व्हेन वी आर इनटू कंपैरेटिव एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। इनफैक्ट पास पेपर से ही हमें आइडिया होता है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह की चीज़ें जो है वो आपसे पूछने वाला है। इससे अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से चीज़ें पूछेगा, तो सबसे पहली बात तो हमने बात कर ली कि वो पूछेगा जी इस्लामिक स्टडीज़ के उसके अंदर है जी 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं कि वो पूछेगा क्या इसमें से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पास्ट पेपर्स को देखें, ठीक है। यहाँ पर एक दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर लेट मी सी, इसमें उर्दू का इसमें लिखा हुआ है ग्रामर यूजेज एंड ट्रांसलेशन। CSS MPT के सिलेबस में ग्रामर यूजेज एंड ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कहीं पे बज़ाहिर नहीं लिखा हुआ कि मुतरादिफ पूछे जाएंगे आपसे या सिनोनिम पूछे जाएंगे, लेकिन जब आप पास पेपर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसमें गालिबन 10 नंबर के जो है उसने सिनोनिम पूछे हुए हैं। तो पास पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पास पेपर में चीज़ें पूछ रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने वो चीज़ें कवर करनी है। आपने ग्रामर में से जो जो चीज़ें पूछ रहा है, फॉर इंस्टेंस आपकी इंग्लिश है, उसमें उसमें प्रपोजिशन उसने पूछी है ग्रामर में से, एडजेक्टिव पूछा है उसने, जेरेंड पूछा है उसने, तो जो जो चीज़ें पूछी हैं आपने सबसे पहले आपने वो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने बाकी चीज़ें करनी है। तो पास पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हुए अभी तक उनको देखें आप। जब वो कर लेंगे आप तो उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी तरह के जो VPSC या FPSC के होते हैं उसके बाद आप वो करें आप। और जितने ज़्यादा पास पेपर आप करते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी आपकी जो है वो चांसेस जो है उसको क्लियर करने के अच्छे स्कोर के बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है जी पास पेपर्स के बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक्स। तो ब्रेक्स का क्या मतलब है, आपने यू शुड नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन। यू शुड टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस। आपको एक बड़ा साइंटिफिकली इसमें मूव करना पड़ेगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों का स्टेमिना जो है वो 8-8 10-10 घंटे इकट्ठा एक साथ बैठ के पढ़ने का भी होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। So I would say that as per your personality and as per your stamina, you must be very careful while allocating the time for your studies, and you must take appropriate breaks after regular intervals. उसमें आप यूँ कर सकते हैं कि तकरीबन हर 25, 30 या 40 मिनट्स के बाद आप ब्रेक लें 5-7 मिनट की, और उसके बाद फिर आगे कैरी ऑन करें। लेकिन कोशिश करें ब्रेक में आप किसी भी डी ट्रैक होने वाली चीज़ों की तरफ ना जाएं आप,
मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आप मोबाइल पे आप यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप यूट्यूब ओपन ना करें आप, क्योंकि आप जब जैसे ही आप करेंगे फिर आपको पता नहीं चलेगा और आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम वेस्ट की तरफ चले जाएंगे। आप फेसबुक अगर यूज़ करते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी ओपन ना करें। तो जो आपका जो इसमें जो ब्रेक्स हैं उसमें भी आपने कोशिश करना है कि आपने कुछ ऐसे काम की तरफ नहीं जाना आपने कि जिससे डिट्रैक होने का अंदेशा हो, ठीक है। तो इसमें ख़ास तौर पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जेम्स क्लियर की एक बड़ी रिनाउंड बुक है, गालिबन मिलियंस ऑफ उसकी कॉपीज जो हैं वो सेल हो चुकी हैं उसकी, गो आई थिंक उसकी है हैबिट्स कुछ इस तरह करके है, बिल्डिंग हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स, सॉरी एटॉमिक हैबिट्स, यस एटॉमिक हैबिट्स में वो खास तौर पे बात करता है कि आप जब डी ट्रैक होने वाली चीज़ें आपकी नज़रों के दाएं बाएं आसपास रहती हैं तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि आप असल गोल से हट के आप जो है वो उसकी तरफ आप चले जाएंगे। इनफैक्ट कुरान मजीद में भी इस तरह ही है कि बुराई के करीब भी ना जाओ, तो बुराई करने से ज़्यादा जो है उसमें करीब जाने के भी मना किया गया, यानी कि जब करीब हो जाते हैं तो फिर उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आप वो कर लेंगे आप। तो इस तरह आप अपने सराउंडिंग में वही चीज़ें रखें जिससे आप अपने गोल के साथ जो है वो अटैच रहेंगे। आप दाएं बाएं जो है वो मोटिवेशनल आप कोई कोटेशंस आप वहाँ पेश कर सकते हैं, आप कोई आपका फेवरेट जो CSP ऑफिसर है उसकी तस्वीर लगा सकते हैं आप, या आप सक्सेस स्टोरीज जिनकी को बड़ी आपको पसंद आई हैं उनकी कोई आप कोई उनका मार्क वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आप कोई अपना मोटिवेशन कोई के लिए कोई और चीज़ जो आपको बड़ा आपको पिंच करे, अपनी वालदा की तस्वीर या वालिद की, या कोई ऐसा एक लोगो या कोई चीज़ जिस पे आप उठते बैठते अपनी नज़र पड़े तो आपको मोटिवेशन मिले आपको। तो कोशिश करें आप उसमें जब आप फ्री हों तब भी आपको मोटिवेशन के लिए पॉजिटिव जो है वाइब्स मिलती रहें। उसके बाद है जी टू रिवियंस। अब जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट में टू रिवियन, रूल ऑफ टू रिवियंस। इसमें आपका जो भी प्लान बने आपने कोशिश करनी है MPT हो या इसके बाद CSS हो या कोई भी और एग्जामिनेशन हो, आपने कोशिश करनी है जितना भी कंटेंट आप करें उसकी 2 दफ़ा एटलीस्ट आपकी रिवीजन हो, ठीक है। 3 दफ़ा हो जाएगी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 2 रिवीजन्स आर मैंडेटरी इन ऑर्डर टू सस्टेन योर इंफॉर्मेशन। आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें रहने के लिए ज़रूरी है कि आपकी 2 दफ़ा रिवीजन हो। तो ऐसा प्लान आपने नहीं बनाना कि आप आज शुरू कर रहे हैं और अगर 40 दिन का आपने प्लान बनाया तो 40 दिन तक लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं आप, और 40वें दिन भी नया कंटेंट आप जो है वो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोशिश करें 30 डेज़ में आप कवर करें आप, फिर 15 डेज़ में आप फिर उसको फर्दर आप सॉरी अगर 40 डेज़ का अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम 25 डेज़ करें और फिर 10 डेज़ कर लें आप और लास्ट 5 डेज़ कर लें। इस तरह से कर लें आप, और जो भी पढ़ें आप उसको नेक्स्ट डे एक दफ़ा रिवाइज़ करें, उसके बाद एक हफ्ते बाद लाजमी रिवाइज़ करें। द रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर प्रिपरेशन इज़ कंसर्न। जब तक आपकी 2 रिवीजन्स नहीं होंगी उसको अपने उसको आप मेमोराइज करना चीज़ों को थोड़ा सा वो मुश्किल हो सकता है आपके लिए। उसके बाद है जी सेकंड लास्ट चीज़ हमारे पास जो आती है वो है मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से आपके मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सके तो आप 2-3 जगह मॉक टेस्ट दें आप, अगर टाइम, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन MPT के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम 1 या 2 टेस्ट आप ज़रूर दें मॉक टेस्ट, कम से कम 1-2 टेस्ट आप लाजमी दें। जितने ज़्यादा टेस्ट देते हैं आप और उतने ज़्यादा आपके लिए जो चांसेस हैं वो आपके क्लियर करने के या बेटर स्कोर के आपके लिए बढ़ते जाते हैं, ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, इसको इसके बगैर आपकी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती। लास्टली है जी हेल्थी डाइट एंड गुड रूटीन। इसके बगैर आपका जो है किसी भी एग्जामिनेशन को क्या आपकी एक अच्छी लाइफ गुजारना भी मेरा ख्याल है कि इसमें वो मैं समझता हूँ कि नहीं गुजर सकती। मैं आपको 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे, क्विकली याद रखिएगा। MPT से हट के भी जनरली भी बात करूँ, जो आपकी अर्ली आवर्स की जो स्लीप है, नींद है, जो आपकी जो स्लीपिंग रूटीन है जो आपकी, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप इशा की नमाज के बाद आप जितनी जल्दी हो सके सो जाते हैं आप और आप अर्ली उठते हैं तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई इसका कंपटीशन नहीं है। ये सबसे बेस्ट जो है, दी बेस्ट ये वो अप्रोच है आपकी।
रात लेट नाइट जाके अगर आप पढ़ने का आपकी आदत बनी हुई है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो यू मस्ट आप देख लें उसको, आप कैरी ऑन करना है आपने। लेकिन अगर आप नए सिरे से आप हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो आई मस्ट से कि आप रात के जो पहला टाइम है वो आप सो के गुजारें, और 7-8 घंटे, ये भी अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक ऑप्टिमम जो है वो 7-8 घंटे आपकी जो है वो आपकी होनी चाहिए। जी रिमशा कह रही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है या सिर्फ रिमशा के एंड पे है? अगर बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है तो फिर आप ठीक है। तो अर्ली आवर्स की जो नींद है बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली उसको ज़रा फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। और उसके सुबह जल्दी उठ के जो है वो पढ़ना, उसकी अगर हैबिट डेवलप हो जाती है तो बहुत आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप सुबह अर्ली आवर्स में जो लोग उठ के पढ़ते हैं वो 4 बजे अगर 5 बजे उठ जाते हैं, नमाज से पहले अगर उठ के शुरू कर देते हैं, तो आप यकीन करें कि दिन निकलने तक उनका बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका होता है। उसके बाद दिन निकलता है वो भी काम चल रहा होता है, नाश्ता करते 8-9 बजे 10 बजे तक, जब बाकी लोगों का दिन शुरू हो रहा होता है तो उनका काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की ये एक कॉमन हैबिट है, इसको गूगल भी करके वेरीफाई कर सकते हैं आप कि दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की ये कॉमन हैबिट है। कुरान मजीद में भी यही है कि रात को जो है आराम के लिए बनाया है और दिन को जो है काम के लिए बनाया है, तो इससे ऊपर तो कोई बात नहीं। तो ये जितने भी मिलीनियर बिलीनियर्स हैं या किसी भी फील्ड में जो उनकी रिमार्केबल अगर उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो ये आपको मोस्टली यही हैबिट आपको नज़र आएगी कि अर्ली आवर्स में वो लोग उठते हैं और रात को भी जल्दी सोते हैं। तो उसके अलावा आपके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप मैं इसमें दैट कैन नॉट बी निगलेक्टेड। आप उसमें एक जो क्या लें कि बिल्कुल वो जो आरामदेह वो जो चल रहा है सिनेरियो के बस लेट के और बैठ के टाइम गुजार रहे हैं, तो उसका ना सिर्फ आपका बॉडी के साथ आप वो जुल्म कर रहे हैं, बल्कि वो आपका ब्रेन के साथ भी आप बड़ा वो एक वो कर रहे हैं। तो आपकी एक अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छी रिटेंशन के लिए, नॉलेज के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि यू मस्ट बी इन रूटीन, कि आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर कम से कम जो है वो एक्सटेंसिव अच्छी एक्सरसाइज करें। आप अगर मेल हैं तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप तेज़ कदमों के साथ चलते हुए अगर आप 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी आपका एक अच्छा खासा वो बन जाता है उसमें टाइम फ्रेम। अगर मतलब अगर आधे किलोमीटर पे भी आपकी अगर मस्जिद है तो, या उसके अलावा कोई और बहाना ढूंढें आप, कोई जिसमें डेली आपकी आधा घंटा पौना घंटा आपकी वॉक हो लाजमी। अगर आप फीमेल हैं तो आप अगर घर के काम काज में भी आप एक्टिव लेकर आप उसमें पार्टिसिपेट करती हैं डेली आधा घंटा घंटा, या कोई और भी काम किसी भी तरह से, बहरहाल आपको अपनी बॉडी को जो है वो एक्सरसाइज आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा डेली बेसिस पे करनी चाहिए लाजमी, और बाकी भी एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो बहरहाल दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें अगर हम समराइज़ करूं इसको मैं, तो यूँ कर सकते हैं हम कि सबसे पहले आपने सिलेबस को अच्छी तरह कॉम्प्रीहेंड करना है। टाइम टेबल आपने सेंसिबली एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है जो आप कर भी सकें, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें आप। गोल्स जो हैं वो आपके शॉर्ट होने चाहिए, बड़े बड़े गोल नहीं होने चाहिए, शॉर्ट और वेल डिवाइडेड कंटेंट होना चाहिए कि आज मैं ये करूँगा, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इतना कंटेंट करूँगा। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं उर्दू करूँगा, कल इंग्लिश करूँगा, ये नहीं। आज मैं उर्दू का, ग्रामर का ये सेक्शन में इतने बजे से लेकर इतने बजे तक करूँगा। जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं गोल्स को तो आपके लिए अचीव करना ईजी हो जाता है। तो शॉर्ट गोल्स होने चाहिए, डिवाइड करना चाहिए आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट में, और फिर सब सब्जेक्ट्स को लेके चलें आप। ये नहीं है कि जो आपको सब्जेक्ट आता है सिर्फ आपने उसी पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी डिस्कशंस हैं वो क्वालिटी डिस्कशन होनी चाहिए। जो लेजर टाइम है उसको आप अच्छे तरीके से इंटेलिजेंटली आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी हैं, न्यूज़ चैनल भी देखें आप, न्यूज़पेपर भी आप ख़ासतौर पर पढ़ें। न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि न्यूज़ चैनल में यूजुअली हमारा जो कंटेंट है वो बड़ा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रबिश होता है यूजुअली। बहरहाल आप अच्छे चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। आप अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ काफ़ी चैनल की आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास पास पेपर्स आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स आपने लाजमी करने हैं आपने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी हम ब्रेक्स लेंगे, कॉन्टीन्यूसली आपने नहीं पढ़ना, हर आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद आप ब्रेक लें।
उसके बाद है जी 2 रिवीजन हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। दो रिवीजन जब तक नहीं होंगी तब तक आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मॉक टेस्ट आप लाजमी देंगे और डाइट अच्छी लेंगे, बैलेंस डाइट होगी आपकी, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह नहीं लेंगे आप, ये मायोनीज और ये वो चीज़ें फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे आप। और उसके बाद आप जो है एक अच्छी रूटीन जो है वो आप रखेंगे आप, जिसमें एक्सरसाइज होगी और आप एक हेल्थी आपका जो है वो लाइफस्टाइल होगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे आपके नेक मकासद में, और अल्लाह ताला ने जो आपके लिए बेहतरीन है वो अल्लाह ताला आपको उससे नवाजे। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू मिस्टर रियाज फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अपने उमर साहब, और उनसे पहले तैमूर साहब अपने बहुत अच्छे अंदाज में डील कर रहे थे। उमर साहब आप अपनी तरफ से माइक काइंडली ऑफ कर दें। जी, तो हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। किसी का क्वेश्चन है कि हमें रिपीट कर दें एमपीटी के मुतलका? पहली बात तो यह है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी और हमने इसको पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले जो सीएसएस के बेसिक्स पे बात हुई है, फिर उसके बाद एमपीटी, फिर उसका सिलेबस, और लास्ट पे अभी उमर साहब बात कर रहे थे स्ट्रेटजी, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। तो अब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। जो लोग एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो रुकिए, और जिन लोगों को एवरीथिंग इज क्लियर वो लोग बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ लीव भी कर सकते हैं।